Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. And through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject BA Honours Political Science Semester 2, and your subject is Methods and Approaches in Comparative Politics. This subject is your discipline specific course. If you are from DU Seoul, a regular student, and from NCWEB or from any other university that has this subject in your syllabus, then this video is very important for you, because in this video I am going to explain every chapter in detail and from exam oriented point of view. So every topic you understand in this video is coming directly from your exam. Every question in your exam is somehow from this topic. यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स इन्हीं टॉपिक से होने वाला है. तो अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू नॉट मिस एनी वीडियो, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 4th वीडियो रहेगा, क्योंकि यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड इट फॉर योर सेक दैट आप इन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि 4th लेक्चर अगर सीधा आप देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. 1, 2 और 3 से हमने डिटेल से इसको स्टार्ट किया है आसान भाषा के अंदर. सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इज गोइंग टू बी इन ईजी लैंग्वेज, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, क्योंकि जब तक टॉपिक आप अच्छे से नहीं समझोगे आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल कल्चर, अ पर्सपेक्टिव ऑन स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, there we go. Yes. Political culture, approaches to the study of comparative politics. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक सिग्निफिकेंट ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम का ऑन बेस्ड ऑफ फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझना, उनके गवर्नमेंट सिस्टम को अच्छे से समझना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से. अर्ली स्टेजेस में द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक कन्फाइंड था, वो एक लिमिटेड था कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तक ही. ठीक है, बाद में स्कॉलर ने रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि सोसाइटी, आइडियोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर भी उसके अंदर इंक्लूड होता है. नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव है एंड मल्टी डायमेंशनल है. ठीक है, ये किसी एक डायरेक्शन से नहीं है, इसका कोई एक पॉइंट नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल है, ये मल्टी डायरेक्शनल है. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज़. इसके अंदर आप अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम और जो है गवर्नमेंट से. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस फंक्शंस इन डिफरेंट नेशंस. स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. Study of major institutions of governance such as legislature, executive and judiciary. मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस को स्टडी करना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज. स्टडी ऑफ रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है. इलेक्टोरल सिस्टम और वोटिंग बिहेवियर क्यों ज़रूरी है, क्यों पब्लिक पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है. द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ वास्ट. ये सभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, और ये तो बहुत थोड़े हैं, और भी बहुत कुछ आता है. ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, उनकी आइडियाज़, वैल्यूज़, ठीक है, एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स. इसका जो है कोई लिमिटेड इसका सेक्शन नहीं है, बट ये क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है तो इसको आप बहुत सारी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. पर्सपेक्टिव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो है अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसिप्लिन से इमर्ज हुआ था.
ठीक है, जो कि हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ये जो अप्रोच है ये सेंटर्ड है वेस्टर्न नेशन से। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस वेस्टर्न नेशंस में पहले हुआ था, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ, बाद में ये फैलना स्टार्ट हुआ। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज पार्लियामेंट। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर और पावर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को जो है एग्जामिन किया जाता है, यानी कि उनका क्या रोल है और ये इनके होने से क्या क्या कंट्री के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इन दिस अप्रोच रिलेटिवली लेस एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन सोसाइटी। पहले इसके अंदर सोसाइटी का रोल बहुत कम होता था, ठीक है, सोसाइटी को नहीं इतना कंसीडर किया जाता था कल्चर और पब्लिक बिहेवियर को। कॉन्सिक्वेंटली दिस अप्रोच वाज डीम्ड लिमिटेड, क्योंकि इसे लिमिटेड माना गया था एंड अ नीड टू चेंज वाज सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज्ड। और क्योंकि इसे लिमिटेड माना गया था इसीलिए सबको रियलाइज होता था कि इसका चेंज होना ज़रूरी है। यस, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो आज के टाइम पे एड्रेस करती है और इन जो है लिमिटेशंस को इनहेरेंट और ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी नॉट ओनली ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये कहती है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की ही नहीं बल्कि सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी भी होनी चाहिए। फॉर अ मॉडर्न परस्पेक्टिव पॉलिटिक्स इज व्यूड एज कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम आज उसे माना गया है, इसे एक स्टडी का टॉपिक माना गया है। दिस अप्रोच ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सब्जेक्ट सच एज पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। दिस परस्पेक्टिव हैज़ रेंडर्ड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मोर साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, यहाँ से जो स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव उसे माना गया है मॉडर्न पॉलिटिक्स के आने के बाद। द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, ये जो है ये एक सिग्निफिकेंट मेथड है पॉलिटिक्स को समझने का, ठीक है। इस अप्रोच का मानना है कि जो बिलीफ, वैल्यू और एटीट्यूड है और पर्सपेक्टिव है लोगों का विद इन अ सोसाइटी, वो इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर रिवील्स द मैनर इन विच पीपल परसीव द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आप देखते हैं कि लोगों का गवर्नमेंट को लेकर क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को वो क्या मानते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को वो कितनी महत्वता देते हैं। इफ़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर रोबस्ट विद इन अ सोसाइटी, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं अच्छी हैं, डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी मोर स्टेबल इन दैट एनवायरमेंट। सॉरी, द इफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर रोबस्ट विद इन अ सोसाइटी, इट मीन्स दे आर वेल रिकग्नाइज्ड एंड दे आर वेल मेंटेन्ड, दैन डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी मोर स्टेबल इन दैट एनवायरमेंट। जितनी ज़्यादा वहाँ पर डेमोक्रेसी को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर स्टेबल एनवायरमेंट रहेगा। Conversely, if the populace harbors apathy or mistrust towards the political system may become fragile. Therefore, the study of political culture is considered crucial for the comprehending the nature of politics. ठीक है, रोनाल्ड इनघर्ट, ठीक है, जो पोस्ट मार्शलिज्म थे, Ronald introduced the concept of post-martialism to explain shifts occurring in societal values. इन्होंने एक post-martialism, materialism को explain किया जो कि बताता है कि कैसे societal values के अंदर shift आता जा रहा है। इनका मानना है, क्योंकि ये एक economic development, इनका मानना है कि as economic development and social change process, जैसे जैसे सोशल चेंज हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, द वैल्यूज़ हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। उन लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, वो बदलते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे विमेंस को जो है मतलब कि उनको सीमित रखा जाता था घरों तक, बट नाउ वी आर एनकरेजिंग वुमेन टू बी एम्प्लॉयड। आज हम एनकरेज कर रहे हैं कि वुमेन्स को जो है एम्प्लॉयड होना चाहिए, आज उनको कमा कर खाना चाहिए। तो ये क्या हो गई कि हमारी वैल्यूज़ चेंज होती जा रही है, ठीक है। वंस अ सोसाइटीज बेसिक नीड हैव बीन मेट, पीपल नो लॉन्गर फोकस सोलली ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जैसे जैसे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो गई है, अब उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेड दे बिगिन टू प्रायोरिटाइज वैल्यूज़। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी को नहीं बल्कि वो वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी को ज़्यादा महत्व देंगे। दिस शिफ्ट इज़ रेफर टू एज इमर्जेंस ऑफ पोस्ट मटीरियलिस्ट वैल्यूज़। और यहाँ से हमारी पोस्ट मटीरियलिस्ट वैल्यूज़ को जो है इंट्रोड्यूस किया गया।
The scarcity hypothesis. According to the scarcity hypothesis, individuals place greater value on those things that are available to them in limited supply. इसका कहना है कि लोग जो है जिनके पास एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम मात्रा में है तो वो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोलेक्स है, ठीक है, रोलेक्स घड़ी है, रोलेक्स हर किसी के पास नहीं है, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, बट स्टिल हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए उसे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, काफ़ी महंगी वॉच है वो, ठीक है, करोड़ों के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास नहीं है, हर कोई उसकी एक्सेस नहीं ले सकता है, ठीक है। एक और चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट जेट है, प्राइवेट जेट्स जो है वो 250 करोड़ तक के बिकते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्राइवेट जेट्स इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों के पास प्राइवेट जेट्स होते हैं। 1% ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैव प्राइवेट जेट्स, ठीक है। तो इफ़ अ सोसाइटी फेसेस अ स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अगर सोसाइटी के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, इट्स मेंबर्स टेंड टू प्रायोरिटाइज मटेरियल नीड्स। जैसे जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो गए, मटेरियल नीड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाउएवर वंस अ सोसाइटी अटेन्स प्रोस्पेरिटी, जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी आ गई, इट्स मेंबर्स बिगिन टू अकॉर्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। प्रोस्पेरिटी आ गई, सब एक दूसरे का भला चाहते हैं, शांति अमन है, वहाँ पर सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। द सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस, अब ये क्या कहती है? इसका मानना है कि इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू अर्ली अडल्टहुड। इनका मानना है कि जो एक इंसान है उसका जो शेप है माइंड का, ठीक है, उनकी बिहेवियर का जो शेप है वो चाइल्डहुड से अर्ली अडल्टहुड तक जो है वो वहाँ से डेवलप होता है। आपने कई बार खुद नोटिस किया होगा कि एक छोटे बच्चे की हैबिट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, इतना इजी भी नहीं है, बट आप उसको चेंज कर सकते हो। बट चेंजिंग द हैबिट ऑफ एन अडल्ट, अ 30 to 35 ईयर ओल्ड पर्सन की हैबिट्स को चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उनका शेप बन चुका है माइंड का, ठीक है, अब उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन इंडिविजुअल डेवलप इज़ द प्रिसाइजली वो डिटरमाइन देयर वैल्यूज़। जहाँ पर वो बड़े हुए हैं वहीं से उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस वेरियस जनरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा जाता है वैल्यूज़ को। पहले जो है, पहले के टाइम पे नौकरियां बहुत ही ऐसे मिल रही होती थी, लाइक लोग जाते भी नहीं थे नौकरियों पे, ठीक है, जॉब उनको लोग आके पकड़ पकड़ के लेके जाते थे आर्मी के अंदर। आई हैव लिसन दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर दैट एट देयर टाइम, लाइक ड्यूरिंग द 1965, ड्यूरिंग द 1950s, आर्मी आके लोगों को लिटरली लेके जाती थी दैट यू हैव टू ज्वाइन आर्मी विद अस, ठीक है। आज क्या हो रहा है? आज उल्टा, आज ठीक जो है 70 साल बाद क्या हो रहा है, आज लोग जो है जा के कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें ले लो, बट नहीं ले रहे हैं, हर किसी को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है टाइम टू टाइम ये सब जनरेशन्स के अंदर जो है ये चेंज आई है। मटीरियलिज्म वर्सेस पोस्ट मटीरियलिज्म। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटीरियलिज्म पीपल प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। मटीरियलिज्म के अंदर सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान को सबसे पहले सिक्योर किया जाता है। जिस इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान है वो फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो मटीरियलिस्ट बनने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसके पास पहले यही नहीं है, वो पहले इन चीज़ों को सिक्योर करेगा। पहले रोटी कपड़ा मकान अपना इंतज़ाम कर लिया, अब फिर वो मटीरियलिस्ट चीज़ों के पीछे आता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट मटीरियलिज्म पीपल प्रायोरिटाइज वैल्यूज सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट। अब जिसके पास मटीरियलिस्ट सारी चीज़ें हैं, जिसके पास जो आप इमेजिन कर सकते हो उसके पास वो सब कुछ है, फिर वो एक ऊपर के लेवल के ऊपर आता है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स की वो बातें करने स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि उसने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, अब वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले एक इंडिविजुअल खुद के लिए करेगा, अपनी फैमिली के लिए करेगा, फिर वो देश के लिए करेगा, ठीक है। इन द मॉडर्न सोसाइटीज़ देयर इज़ अ ग्रेजुअल इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मटीरियलिस्ट वैल्यूज़। ग्रेजुअल इमर्जेंस है और डेवलपमेंट भी हुई है काफ़ी पोस्ट मटीरियलिस्ट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा रतन टाटा, मिस्टर
इन रिस्पेक्टेबल मिस्टर रतन टाटा, वो हमारे देश के लिए इतना कुछ करके गए हैं, हमारे लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। क्यों? क्योंकि वो जो है खुद की जो है वो अपनी सिक्योर कर चुके थे, वो अपनी लाइफ के, ठीक है, वो अपने खुद के मटेरियलिज्म को टोटली सिक्योर कर चुके थे। वो उनके पास जो आप इमेजिन कर सकते हो, उनके पास वो सब कुछ था। फिर वो कहाँ पर आए? फिर वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आए, जहाँ पर उन्होंने ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। सब कल्चर, डेनिस कवेनाह, ठीक है, डेनिस कवेनाह इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस सब कल्चर्स एग्जिस्टिंग विद इन अ ब्रॉडर पॉलिटिकल कल्चर। अब इनका मानना है कि सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक कल्चर नहीं, काफ़ी ज़्यादा कल्चर भी एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। अ सब कल्चर रेफर्स टू अ ग्रुप विद इन अ सोसाइटी हुज बिलीव्स एंड परस्पेक्टिव मे डिफर फ्रॉम समवॉट दोज हु आर डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट मतलब कि एक होता है ना कि एक सोसाइटी, अपने इंडिया के अंदर मेजर हिंदूज़ हैं, ठीक है, लेकिन हिंदूज़ के अलावा और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और हर किसी रिलीजन का अपना अपना अलग अलग कुछ बिलीफ होता है, ठीक है। These subcultures give rise to a diversity of ideas perspective within political sphere। और यही कल्चर्स, यही सब कल्चर्स जो है वो आइडियाज़ देते हैं नए पर्सपेक्टिव को हमारे पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। एलीट कल्चर वर्सेस मास कल्चर। टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स कैन बी ऑब्जर्व विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर मेजर दो पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, ठीक है। एलाइट कल्चर encompasses द एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल encompasses द थिंकिंग एंड परस्पेक्टिव ऑफ द एलाइट क्लास। एलाइट क्लास के अंदर आते हैं हमारे एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल लोग, ठीक है, और इन्फ्लुएंशियल के अंदर आते हैं वो जो सोचते हैं और पर्सपेक्टिव करते हैं हमारी एलाइट क्लास को। पॉपुलर कल्चर कंप्राइजेज द व्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ जनरल पब्लिक। और पॉपुलर कल्चर जो है उसके अंदर व्यूज़ और बिलीफ माना जाता है जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक का क्या मानना है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। डिसएग्रीमेंट्स मे अराइज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं क्योंकि डिफरेंसेस इन एग्जिस्टिंग ऑफ टू स्फीयर्स। एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही बात पे एग्री करते हैं तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना, लेकिन दो ग्रुप हैं, दो अलग अलग बातें हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होएगा ही। कल्चरल डिविजन्स विद इन एलीट क्लास। Even within the elite class, various ideologies and differences of opinion may exist। एलीट क्लास के अंदर खुद सोचने वाले और रूल बनाने वालों के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिवीजन विद इन एलाइट क्लास में बी ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। इनका आप कैसे देखते हो, अलग पॉलिटिकल पार्टीज का बनना, अलग आइडियोलॉजीज और अलग अलग पॉलिसीज़ का निकलना। दिस डिवीजन गिव्स राइज टू अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड डिबेट। और यहीं पर एलीट क्लास के अलग अलग डिवीजन को, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ का बनना, वहाँ से क्या होता है, हमारा पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का राइज होता है। जनरेशनल सब कल्चर्स। डिफरेंस इन वैल्यूज़ परस्पेक्टिव आर फाइंड अमंग डिफरेंट जनरेशन। वैल्यूज़ और परस्पेक्टिव जो है अलग अलग जनरेशन पे आपको देखने को मिलेगा। द यंगर जनरेशन ऑफन टेंड्स टू बी मोर रिसेप्टिव टू द न्यू आइडियाज़ एंड चेंज। यंगर जनरेशन के लिए आसान है नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उन चेंजेस को जो है, उन चेंजेस को लेकर आदत हो जाना, उनके लिए रिसेप्टिव हो जाना। कन्वर्सली द ओल्डर जनरेशन प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जो ओल्डर जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है क्योंकि वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज से नहीं हटना चाहते हैं, ठीक है। दस जनरेशनल डिफरेंसेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल कल्चर। और यही जो जनरेशनल डिफरेंस है यही हमारे पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हेगेमोनी एज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय एंटोनियो ग्राम्स्की। Antonio Gramsci introduced the concept of hegemony. According to him, in any society, not only is political power significant, but cultural and ideological power are equally important. इनका कहना है कि एक जो सोसाइटी है इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि कल्चर और आइडियोलॉजिकल पावर भी उतनी ही ज़रूरी है। आपके पास सिर्फ पावर है, वहाँ से आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, आपके पास कल्चर और आइडियोलॉजिकल पावर भी होनी चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द रूलिंग क्लास एस्टेब्लिशेज इट्स आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज़ विद इन सोसाइटीज़ इन सच मैनर दैट पीपल बिगिन टू एक्सेप्ट देम एज नेचुरल। वो इस तरीके से
अपनी आइडियोलॉजी को और मैनर को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उन्हें जो है एज अ नेचुरल मानने लगते हैं कि हाँ ये हमारे ही लोग हैं। दिस स्टेट अफेयर्स इज टर्मिनेटेड एज हैगेमोनी, और इसी स्टेट ऑफ अफेयर को जो है हैगेमोनी कहा जाता है। ग्राम्स्कीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी। ग्राम्स्की प्रोवाइडेड अ न्यू पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लिए उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। ही आर्ग्यूड दैट पावर इन सोसाइटी इज सस्टेन्ड नॉट सोलिली ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इनका मानना है कि एक सोसाइटी के अंदर पावर का बने रहना सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड नहीं होता, बल्कि उनके कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड होता है कि वो कल्चरली किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे वो आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। इकोनॉमिकली, अब देख फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई अमेरिकन लीडर आता है, यहाँ पर अपना जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को लीड करना चाहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारी इकोनॉमी को, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट हमारे कल्चर को नहीं समझते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या वो हमारे लिए जो है एक प्रॉपर लीडर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि ऑलरेडी हम जो है समझ चुके हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ और ट्रेडिशन, कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हेगेमोनी सिग्निफाइज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल डोमिनेंस ओवर सोसाइटी। आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डोमिनेंस कैसा है? सोसाइटी के अंदर कल्चर को और आइडियोलॉजीज को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस द रूलिंग क्लास सक्सेसफुली इस्टेब्लिशेस इट्स ओन आइडियोलॉजी। जो रूल कर रही है, जो लीडर पार्टी है, वो अपनी आइडियोलॉजीज को आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकती है एज प्रिवेलिंग कॉमन सेंस एंड जनरल कॉन्शियस विद इन द सोसाइटी। Consequently, people begin to perceive the exciting social order as both natural and legitimate। और इसी वजह से लोग जो है existing social order को natural और legitimate जो है मानने लग जाते हैं। The role of intellectuals. According to Gramsci, intellectuals play a pivotal role in disseminating the ideas and values throughout the society. Gramsci का मानना है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आइडियाज़ और वैल्यूज़ को सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व करने का। दे इन्फ्लुएंस सोसाइटल आइडियाज़, वो सोसाइटी आइडियाज़ को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल चेंज, उनकी वजह से पॉलिटिकल चेंज आता है। सोशल कैपिटल, the Putnam context. Social capital refers to the trust, cooperation and social relationship that exist among people within a society. एक सोसाइटी के लोगों के अंदर कितना ट्रस्ट और कोऑपरेशन है, ठीक है, वो जो है सोशल कैपिटल हमें जो है दिखाता है। व्हेन सोशल कैपिटल इज अबंडेंट इन अ सोसाइटी, जब सोसाइटी के लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, पीपल जो है वो कोलैबोरेटली एक दूसरे के साथ काम करेंगे और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, सोशल कैपिटल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सोशल कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेशन को और लोगों के सोसाइटी के अंदर लोगों के एक दूसरे के ट्रस्ट को महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। Conclusion, both traditional and modern approaches are significant in the study of comparative politics. Tradition और modern approach दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है comparative politics के अंदर। In contemporary times, the study of political culture has emerged as a vital means of understanding politics. Thinkers जैसे रोनाल्ड इग्नर्ट, ठीक है, इग्लेहर्ट और डेनिस कैवेनॉ एंड एंटोनियो ग्राम्स्की हैव प्रोवाइडेड अ न्यू डायरेक्शन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। इन्होंने एक नई डायरेक्शन दी है हमें, उनके आइडियाज़ और सोशल वैल्यूज़, आइडियाज़ और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिक्स को कर रहे हैं इनके आइडियाज़ और कल्चर से। देयरफॉर पॉलिटिकल कल्चर होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल कल्चर जो है एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड कर रहा है पॉलिटिकल कल्चर को लेकर, और यहीं पर हमारा यूनिट 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखना चाहते हैं ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।